जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं। उम्मीद है जो आप सभी ने अपने परिजनों के साथ छठ पर्व बड़े अच्छे से मनाया होगा, बिना किसी कठिनाई के मनाया होगा। और फिर से सरदार पटेल की जन्म जयंती जो 31 अक्टूबर को है, जिनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और असल मायनों में वो लौह पुरुष थे, जिसको एकता दिवस के तौर पे मनाया जाता है, उसकी आप सभी को बधाई। आप सबसे उम्मीद करते हैं और आग्रह करते हैं कि इस एकता दिवस में जहाँ भी आप देश के कोने में हैं, अवश्य रूप से मनाएं और उनकी स्मृतियों में उनके द्वारा किए गए राष्ट्र के कार्य को जरूर जनता के बीच में ले जाएं। जनता के बीच में यह ले जाएं कि सरदार पटेल ना होते तो आज भारत का क्या स्वरूप होता और सरदार पटेल ने किन किन कठिनाइयों का सामना करके आज भारत जिस भौगोलिक स्वरूप में है उसको खड़ा किया। सरदार पटेल ने आज़ादी से पहले जब भारत विभाजन का मसौदा तैयार हो रहा था, उस समय अंग्रेजों से और पाकिस्तान के पक्षकारों से कैसे भारत के हितों का निगोशिएशन किया, कैसे भारत के महत्वपूर्ण स्थानों को भारत में ही और भारत के संसाधनों को कैसे भारत के द्वारा सुरक्षित किया जा सके, भारत के लोगों के लिए सुरक्षित किया जा सके, यह सरदार पटेल ने बहुत अच्छे से निभाया। आज़ादी के उपरांत जब लगभग 550 से ज़्यादा देशी रियासत स्वतंत्र रहना चाहते थे, उनको कैसे सरदार पटेल ने अलग अलग माध्यमों से भारत में एकीकृत किया। कुछ राज्यों पर, कुछ रियासतों पर सैन्य कार्रवाई की भी जरूरत पड़ी, जिसमें हैदराबाद का निजाम एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। कुछ लोग यह इस बात के लिए और याद दिलाना जरूरी बन जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, या हिंदुस्तान किसी के पाप का थोड़े ही है। तो उनके लिए जी हाँ, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, लेकिन जिसके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। अगर तुमने देश के लिए लड़ा तो तुम्हारे अब्बा ने पाकिस्तान का चुनाव किया, पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया, फिर तुम यहां रहे, तुमको यहां रहने दिया गया, यह भारत का एहसान था। तुमको भारत के तौर तरीकों से रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने शरीयत के हिसाब से एक नए राष्ट्र का मांग किया था और नए राष्ट्र का निर्माण किया था। रही बात भारत की, भारत भारतीयों का है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आएगा और भारत और भारतीयों का हक समाहित खाते चला जाएगा। और निकट में अभी बिहार चुनाव है, उसके बाद हाल ही में बिहार के चुनाव, भारत के चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में, बिहार में सफल सर के आयोजन के बाद 12 राज्यों में सर की घोषणा की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट। हाँ, SIR से उन लोगों को दिक्कत हो रही है जिन्होंने एक तथाकथित वोट बैंक को भारत में अपने फायदे के लिए अलग अलग जगहों पर स्थापित किया था। अवैध बांग्लादेशी या अवैध अलग अलग दुनिया भर के एक तथाकथित वोट बैंक को स्थापित किया था, ताकि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करके अपने हित का, राजनीतिक हित का साधा जा सके, भले ही उसके लिए राष्ट्र की अतुलनीय क्षति हो जाए। तो यह भी देखना होगा कि यह कौन लोग हैं जो इसके विरोध में है। क्या कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति यह चाहेगा कि भारत के चुनावी प्रक्रिया में बांग्लादेश का व्यक्ति भाग ले, भारत की चुनावी प्रक्रिया में पाकिस्तान का भाग ले, या जो हमको यह सीख देते हैं, क्या उनके देश में भारत के लोग वोट देंगे? क्या वो स्वीकार करेंगे? उनको लगता है कि भैया हम मानवता के, तो ठीक है, आप अपना घर खाली कीजिए, मुझे रहने दीजिए, मेरे पास 1 रूम का घर है, आपका तो 10 रूम का, मुझे भी 1 रूम अपने घर में दीजिए, क्या आप स्वीकार करेंगे?
जब आप अपना व्यक्तिगत हक छोड़ने के लिए नहीं तैयार हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश की जनता अपना हक, वह भी राजनीतिक संघर्ष से पाई हुई इस हक को छोड़कर त्याग दे? कभी नहीं जी। दूसरी चीज, हमारी चुनावी प्रक्रिया में बाहरियों का क्या काम? भारत में कैसी शासन व्यवस्था हो, भारत किसके द्वारा शासित किया जाए, या भारत के लोग निर्धारित करेंगे, ना कि कोई बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तानी निर्धारित करेगा। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि भारत में सर का विरोध कौन कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सर फर्स्ट टाइम आ रहा है, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर चुनाव आयोग के माध्यम से सर कराया है, और यह चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्थापित किया है। रही बात इसके लिए आवंटित दस्तावेज, तो जो चुनाव आयोग बार बार बोलता है आधार आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, क्या पैन कार्ड हो जाने से आप नागरिक हो जाएंगे? एक आइडेंटिटी है, जो आपके पास पैन कार्ड है, आधार आपकी एक आइडेंटिटी है, रेसिडेंस प्रूफ है। बट क्या रेसिडेंस आपका सिटीजनशिप हो जाएगा? और कौन लोग हैं जो देश में एनआरसी का विरोध करना चाहते हैं, एनआरसी के नाम से जिनको भी बुखार चढ़ जाता है? भाई, मेरे देश में कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, कहाँ हैं, वो जानने का हक क्यों नहीं है सरकार को? ताकि सुरक्षा चुनौतियां हों या कोई भी राष्ट्रीय आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, उस पर बखूबी और बड़े अच्छे से निपटा जा सके, उस पर काम किया जा सके। आपके घर में कितने लोग कहाँ हैं उसकी गिनती से किसी को ऐतराज क्यों? लास्ट नॉट द लिस्ट, बिहार चुनाव। बिहार चुनाव बिल्कुल वैसे ही जा रहा है जैसा जाना चाहिए। बिहार की जनता किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत पे जंगल राज स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। हाँ, यह वो दलाल पत्रकार, दरबारी पत्रकार भी जानते हैं जो पैसे लेकर, जो 70 साल से खा रहे हैं मलाई, उनके गुणगान कर रहे हैं। उनको पता है कि जमीनी हकीकत क्या है, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उससे जमीन पर उनकी ही क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। जनता बहुत जागरूक है, जनता को भ्रम करने की कोशिश मत कीजिए। ये वही पत्रकारों से मेरा अनुरोध है कि जब आप 2005 से पहले बिहार में चुनाव कवर करने आते थे, खास करके जो अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, उस समय बिहार में सड़क की व्यवस्था, बिहार में बिजली की व्यवस्था, बिहार में जब चुनाव होते थे तो चुनाव के दौरान हिंसा, चुनाव धांधली कैसे होती थी, उस पर गौर करें, और कैसे बूथ कैप्चर किए जाते थे। जब फर्स्ट टाइम बिहार में 2005-04 में जब इलेक्शन हुई थी, मुख्य चुनाव आयुक्त के राव के इसमें नेतृत्व में, तब जाके बिहार ने एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखा था। लेकिन उस समय कितने उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के चलते खून खराबे हुए थे, वो भी जानना होगा। कितने उग्र अपराध किए थे आरजेडी के गुंडों ने। उसके बाद एक तरफ बोलते हैं हम कलम बांट रहे हैं, हम रोजगार बांट रहे हैं, और बोलते हैं कि आखिरी बार जो फैक्ट्री बिहार में लगी वो लालू जी के इसमें लगी। मुझे कोई एक व्यक्ति बता दे जो लालू यादव ने अपराध, फिरौती, अपहरण और हत्या के सिवा कोई एक भी रोजगार के और फैक्ट्री का उद्घाटन किया हो या लगाया हो। हाँ, मैं अपने ही जिले में 2 महत्वपूर्ण केंद्रीय संयंत्र बता रहा हूं जिसको मजबूर कर दिया गया बंद करने के लिए, वो मैं बता रहा हूं, जिसमें हजारों लोग काम करते थे। एक कांटी थर्मल पावर मुजफ्फरपुर में, जिसको बंद कर दिया गया था, जिसको नीतीश जी के आने के बाद चालू कराया गया वैशाली विद्युत बोर्ड और एनटीपीसी के समझौते के बीच से। दूसरा मोतीपुर चीनी मिल, जिससे उस एरिया के हजारों किसान प्रभावित हुए हैं। आज हमारे इलाके में गन्ने की खेती बिल्कुल बंद है। ये लोग आपको रोजगार देंगे? और अगर यह लोग ये आश्वासन, प्रलोभन देते हैं और विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए
आप उस प्रलोभन पर विश्वास कर रहे हैं जब एक भेड़ों को समूह से कहता है कि तुम हमको चुनो, हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे। भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं हो सकता है। अगर वह शाकाहारी होने का ढोंग करता है तो यकीन मानिए आपको समूह से अलग करके एक एक करके आपका शिकार करने के लिए वह ढोंग कर रहा है। तो राजनीति में आरजेडी रूपी उस भेड़िए से सतर्क रहें। और भेड़िए के अलग अलग मुख से भी जो प्रशांत किशोर नाम का एक व्यक्ति आया है, जिसमें यह साहस नहीं चुनाव लड़ने की, क्योंकि उसकी एक आदत है दूसरे के राजनीतिक जीत को वह चुराता है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की जीत को चुराया, 2015 में नीतीश कुमार की जीत को चुराया, 2021 में ममता बनर्जी की जीत को चुराया। से ऐसे लोगों से सावधान रहिए। यह लोग, और यह बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि यह वोट कटुआ पार्टी से सिवा कुछ, वोट कटुआ भी किसके लिए वोट कटुआ है यह भी जानना पड़ेगा। बिहार का भला वही कर सकता है जो बिहार में बिजली लाया है, जो बिहार में विकास लाया है, जो बिहार में सड़क लाया है, जो बिहार में एयरपोर्ट लाया है, जो बिहार में एम्स लाया है, जो बिहार में मखाना बोर्ड लाया है, जो बिहार में राजेंद्र सेतु के मोकामा के पैदल एक 6 लेन का ब्रिज लाया है, जो गांधी सेतु के पैदल ब्रिज ला रहा है, जो जेपी सेतु पथ लाया है, जो पटना मैरीन ड्राइव लाया है, मुजफ्फरपुर वालों के लिए मुजफ्फरपुर मैरीन ड्राइव भी लाया है। तो अब कुछ लोग गुणवत्ता को लेकर शिकायत करते हैं। मैं मान सकता हूँ, हो सकता है कि गुणवत्ता कहीं कहीं पे कंप्रोमाइज हो, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन कोई ला रहा है और कोई जो लाया था उसको भी चुरा ले रहा है, यह तो अंतर आपको समझना पड़ेगा। तो बिहार की जनता प्रथम चरण के चुनाव जो 6 नवंबर को है, उससे पहले घर घर जाकर जनता का काम है कि जनता के लिए बेहतर सरकार कौन है वह समझाए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, आप इसी बिहार के रहेंगे, इस बिहार के हित में ही आपका भी हित है। तो आप सबसे अनुरोध है, एक बेहतर बिहार के लिए, एक अपने बेहतर हित के लिए भाजपा और एनडीए को वोट दें और भारी मतों से, भारी संख्या में वोट दें। जय श्री राम, महादेव।